यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। उस महिला ने अपने सामने से एक लकड़ी का हेयरपिन निकाला था। वह हेयरपिन बहुत ही साधारण था, जिसे साधारण लकड़ी से बनाया गया था। आरव के होश खोने का कारण यह था कि उसने उसे पहचान लिया था। यह वही हेयरपिन था जिसे उसने बरसों पहले अपनी मां के लिए खुद तराशा था। उस समय उसने 2 हेयरपिन बनाए थे, एक उसने त्रिशा को दिया था और दूसरा अपनी मां को। उसके सामने मौजूद यह हेयरपिन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपनी मां को दिया था। जैसे ही आरव ने उस हेयरपिन को देखा, अतीत के दृश्य उसके मस्तिष्क में उभर आए। मां, यह आपके लिए है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपके लिए निश्चित रूप से एक असली हेयरपिन खरीदूंगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा वर्मा वंश की मालकिन उपयोग करती हैं। आरव, मां को तुम्हारा बनाया हुआ यह वाला पसंद है। मुझे वह हेयरपिन पसंद नहीं है जो वर्मा वंश की मालकिन पहनती हैं। बड़े भाई, त्रिशा को भी एक चाहिए। ठीक है, ठीक है। बड़े भाई तुम्हारे लिए अभी एक बना देगा। बस रुको, मैं इसे कुछ ही समय में पूरा कर लूंगा। आरव की आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। कुछ देर बाद आरव ने अपने मन की भावनाओं को शांत किया और अपना सिर उठाकर आराध्या की ओर देखा। उसने कहा, तुम कौन हो? भले ही वह पुष्प महल की सदस्य थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसके मन में आरव के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, क्योंकि वह उसकी मां की भरोसेमंद व्यक्ति थी। अन्यथा उसकी मां का यह हेयरपिन उसे सौंपना असंभव था। हालांकि उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की, क्योंकि सावधानी बरतना हमेशा बेहतर होता है। मैं तुम्हारी मां की कनिष्ठ बहन हूं, आराध्या ने कहा। उन वर्षों पहले हम दोनों एक साथ पुष्प महल में शामिल हुए थे और एक साथ आंतरिक प्रांगण के शिष्य बने थे। उनकी प्राकृतिक प्रतिभा मुझसे कहीं बेहतर थी, इसलिए वह निश्चित रूप से एक विशिष्ट शिष्य बनती। दुर्भाग्य से जब वे साधना के लिए संप्रदाय से बाहर निकलीं, तब उनकी मुलाकात तुम्हारे पिता से हुई और तभी से उनका भाग्य खराब हो गया। मेरी माँ ने तुम्हें यह क्यों दिया? आरव ने पूछा। क्योंकि मैं पूरे पुष्प महल में वह व्यक्ति हूँ जिस पर वह सबसे अधिक विश्वास करती हैं। आराध्या धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ी। आरव के सतर्क चेहरे को देखकर वह तुरंत रुक गई और कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। अन्यथा जब तुम वसुंध से लड़ रहे थे, अगर मैंने कोई चाल चली होती तो क्या तुम्हारे बचने की कोई संभावना थी? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आरव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, जबकि उसकी हथेली में एक और उच्चग्रेड ऊर्जा पत्थर पहले से ही था। इस बातचीत के दौरान उसकी लगभग 30% गूढ़ ऊर्जा फिर से बहाल हो गई थी। भले ही उसे उसकी बातों पर यकीन था, फिर भी उसने उस पर पूरी तरह भरोसा करने से इनकार कर दिया। यह कहना सही होगा कि जब तक कोई पुष्प महल से था, वह उस व्यक्ति पर सच्चा विश्वास नहीं कर सकता था। जब आराध्या ने देखा कि आरव की आंखों में अभी भी सतर्कता बनी हुई है, तो उसने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें एक संदेश देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा है कि तुम उन्हें बचाने की कोशिश न करो। बस अपनी छोटी बहन को साथ लो, दक्षिणी क्षेत्र छोड़ दो और कभी वापस मत आना। जब तक तुम राजसिंहासन स्तर प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें उनका बदला लेने की अनुमति नहीं है। अन्यथा वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। आरव की ड्रैगन बोन पर पकड़ तुरंत मजबूत हो गई। कुछ देर बाद उसने आराध्या की ओर देखा और कहा, तुम जा सकती हो। आराध्या ने भौहें सिकोड़ी और कहा, तुम्हारी माँ ने तुमसे अपनी छोटी बहन को साथ लेकर दक्षिणी क्षेत्र छोड़ने को कहा था। क्या तुम उनकी बात सुनने से भी इनकार कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम पुष्प महल के संसाधनों और ताकत से वाकिफ हो?
यह मत सोचो कि तुम सिर्फ एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को मारकर पुष्प महल को हिला सकते हो। तुम्हारी तो बात ही क्या, पूरे तलवार संप्रदाय की ताकत भी पुष्प महल को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी मां के बलिदान का अपमान कर रहे हो, जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया? जब वह यहाँ तक बोली तो आराध्या एक पल के लिए रुकी और फिर उसकी आवाज कोमल हो गई और उसने कहा, तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा सबसे अद्भुत है जो मैंने कभी देखी है। भले ही तुम भविष्य में तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज जैसे असाधारण विशेषज्ञ न बन सको, तुम्हारी प्रतिभा निश्चित रूप से तुम्हें उस समय तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज जैसा असाधारण विशेषज्ञ बनने का क्या फायदा? आरव ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर उस समय तक मेरी मां की मृत्यु हो गई तो मेरा पूरी दुनिया में अजेय होना भी अर्थहीन होगा। सबसे पहले आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने अपना निर्णय ले लिया है, इसलिए आपको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी मां की खातिर मैं आपको एक सलाह देता हूं। पुष्प महल से बहुत दूर चली जाइए, क्योंकि यदि आप वहां वापस लौटें तो केवल मृत्यु ही आपका इंतजार कर रही होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? आराध्या ने भौहें सिकोड़ी। आरव ने अपना सिर हिलाया और एक शब्द भी नहीं बोला। वह बस मुड़ा और चलने लगा। ठीक उसी क्षण आराध्या की आकृति चमकी और वह तुरंत आरव के सामने पहुंच गई। आरव के शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उफनने लगी और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या बात है? यदि वह हमला करती है तो स्थिति उसके लिए काफी खराब होगी, क्योंकि इस समय उसकी गूढ़ ऊर्जा 50% से भी कम बहाल हुई थी। हालांकि वह डरा भी नहीं था। आखिरकार उसके पास 2 तलवार सेवक थे। तुम्हारी मां ने मुझे निर्देश दिया था कि मैं तुम्हें दक्षिणी क्षेत्र में वापस जाने की अनुमति न दूं, और यदि आवश्यक हो तो मैं बल प्रयोग भी कर सकती हूं। आराध्या ने धीमी आवाज में कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुम दक्षिणी क्षेत्र में लौटने की जिद करोगे तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा। जरा कोशिश करके देखो। यह शब्द आरव ने नहीं बल्कि नाजिन ने कहे थे। आरव और आराध्या ने आवाज की दिशा में देखा और उन्होंने नाजिन को हाथ में आकाश भेदी लिए धीरे धीरे उनकी ओर आते देखा। इसके अलावा नाजिन ने अपने बाएं हाथ में एक मानव सिर पकड़ रखा था। उस सिर को देखकर आराध्या के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह मृणलिनी का था। नाजिन आरव के पास आई, आराध्या को नजरअंदाज किया और लापरवाही से उस सिर को दूर फेंकते हुए कहा, तुमने मुझे निराश नहीं किया। इस समय जब उसने आरव को जीवित देखा तो उसे पता चल गया था कि आरव ने जिस आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को चुना था वह शायद मर चुका था। आरव की पलकें झपक गईं जब उसने उस सिर को लुढ़कते हुए देखा। आखिर उस महिला ने नाजिन को इतना गुस्सा दिलाने के लिए क्या किया था कि नाजिन ने उसका सिर ही काट दिया। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। आरव नाजिन की ओर मुड़ा और फिर उसने अपने मन में सिर हिलाया। हालांकि उसे उम्मीद थी कि वह एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को हरा सकती है, फिर भी उस विशेषज्ञ का कटा हुआ सिर देखकर वह हैरान रह गया। बल्कि यदि वह किसी आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को मारने में असमर्थ होती तो वह निराश हो जाता। तुम क्या सोचते हो? आरव ने पूछा। नाजिन जानती थी कि वह उससे क्या पूछ रहा था। उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों के पास एक ऐसा लाभ होता है जो हमारी पहुंच से बाहर है, और वह है अंतरिक्ष पर उनकी पकड़। हालांकि उसके अलावा युद्ध तकनीकों के उपयोग या गति के मामले में उनके पास कोई लाभ नहीं है। जब तक एक आत्मिक स्तर का साधक बलपूर्वक उनकी अंतरिक्ष क्षमताओं को नष्ट कर सकता है, तब तक उन्हें मारना मुश्किल नहीं है। नाजिन बहुत शांत आवाज में बोल रही थी,
जैसे कि आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ उसके लिए कुछ भी न हो। आराध्या यह सुनकर अत्यंत स्तब्ध रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस महिला ने वास्तव में मृणलिनी को मार दिया होगा। भले ही मृणलिनी की ताकत वसुंध से थोड़ी कम थी, फिर भी वह आत्मोन्नति स्तर पर थी। इसके अलावा नांजिंग ने इसे ऐसे बताया जैसे आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ कोई बड़ी बात न हो। आरव के लिए यह ठीक था, क्योंकि वह हमेशा से जानता था कि वह कितनी भयानक थी। वास्तव में अंतरिक्ष का उपयोग करने की उनकी क्षमता के अलावा नांजिंग के सामने आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों का शायद किसी अन्य पहलू में कोई लाभ नहीं था। आखिरकार उसने व्यक्तिगत रूप से नांजिंग के त्रय मंत्र का अनुभव किया था और उसने उस समय इसे अपनी पूरी ताकत से चलाया भी नहीं था। संक्षेप में, नांजिंग भयानक थी और उसे सामान्य पैमानों से नहीं आंका जा सकता था। वास्तव में आरव ने यह नहीं सोचा था कि वह भी उसके जैसा ही था। दोनों को ही सामान्य पैमानों से नहीं आंका जा सकता था। तभी नांजिंग ने अचानक आराध्या की ओर देखा और फिर उसकी भौहें तन गईं और वह युद्ध की इच्छा से भरकर बोली, क्या हम लड़े? यह सुनकर आरव के मुंह के कोने फड़कने लगे। क्या इस महिला को हत्या करने की लत लग गई है? दूसरी ओर आराध्या ने भौहें सिकोड़ी। एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ के रूप में स्वाभाविक रूप से उसका अपना गर्व और सम्मान था। अब एक आत्मिक स्तर का साधक उसे चुनौती दे रहा था। क्या वह मुझे तुच्छ समझ रही है? आराध्या के शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उमड़ने लगी और वह हमला करने ही वाली थी कि आरव उन दोनों के बीच खड़ा हो गया। आरव ने आराध्या की ओर देखा और कहा, बस जाओ। आखिरकार वह उसकी मां की भरोसेमंद व्यक्ति थी और उसके मन में आरव के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था। इसलिए वह वास्तव में नहीं चाहता था कि वह नांजिंग के हाथों मारी जाए। तुम्हें लगता है कि वह मुझे मार सकती है? आराध्या ने धीमी आवाज में कहा। यदि आरव वहां नहीं होता तो एक आत्मिक स्तर के साधक द्वारा उकसाए जाने पर उसने अब तक हमला कर दिया होता। वह सच में मार सकती है, आरव ने कहा। तुम युद्धदेव के बारे में जानती हो। यह वही है। उसके हाथ में जो भाला है वह पौराणिक आकाशभेदी है, जो दिव्य कलाकृतियों से भी ऊपर है। इसके अलावा उसके पास 6 इंटेंट और 22 युद्धदेवों की विरासत है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि उसके लिए तुम्हें मारना असंभव है? नांजिंग ने आरव की ओर नाराजगी से देखा और मन में कहा, कितना दखल देने वाला आदमी है। हालांकि उसने फिर से लड़ने की बात नहीं की, क्योंकि उसने देखा था कि आरव और इस महिला के बीच कोई संबंध था। आरव की बात सुनकर आराध्या के चेहरे का भाव बदल गया। वह स्वाभाविक रूप से युद्धदेव की उपाधि से परिचित थी और आकाशभेदी एक ऐसा अस्तित्व था जो दिव्य कलाकृतियों से भी श्रेष्ठ था। इसके अलावा नांजिंग के पास 6 इंटेंट और 22 युद्धदेवों की विरासत थी। इस क्षण आराध्या समझ गई कि मृणलिनी का अंत कैसे हुआ। मृणलिनी की तो बात ही छोड़िए, यदि उसे नांजिंग की क्षमता का पता न हो और वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंके, तो नांजिंग के खिलाफ लड़ाई में उसके भी मारे जाने की पूरी संभावना थी। युद्धदेव और तलवार सम्राट। अतीत में केवल ये 2 लोग ही साधना के स्तरों को पार करके युद्ध करने में सक्षम थे, और अब वे दोनों ही मेरे सामने हैं। लेकिन क्या युद्धदेव और तलवार सम्राट हमेशा से कट्टर प्रतिद्वंद्वी नहीं रहे हैं? युद्धदेव आरव की मदद क्यों कर रही है? आरव ने उदासीनता से कहा, मैं अपनी मां की खातिर आपको एक आखिरी सलाह दूंगा। तुरंत दक्षिणी क्षेत्र और पुष्प महल छोड़ दीजिए। मैं आपको कारण नहीं बता सकता, यह बस एक सलाह है। आप इस पर विश्वास करती हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर है। यदि उसकी मां का मामला न होता तो वह नांजिंग के साथ मिलकर इस महिला को निश्चित रूप से मार देता। हालांकि वह जानता था कि यदि उसने वास्तव में ऐसा किया
तो जब वह अपनी माँ को बचाएगा तो उसकी माँ निश्चित रूप से दोषी महसूस करेंगी। इसके अलावा यह महिला उसे संदेश देने आई थी, इसलिए उसका विवेक भी उसे मारने की अनुमति नहीं दे रहा था। भले ही वह अपने दिल की सुनता था, फिर भी उसकी अपनी मर्यादाएं थीं। आराध्या ने आरव और नाजिन पर एक नजर डाली और फिर वह कुछ देर चुप रही और बोली, मुझे पता है कि तुम्हारे पास निश्चित रूप से कोई और तुरुप का पत्ता होगा, लेकिन खैर ठीक है, मैं अब इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। हाँ, आदित्य विद्यालय के जो विशेषज्ञ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वे भूत संप्रदाय या मेरे पुष्प महल के शिष्यों जैसे नहीं हैं। भले ही उनके बीच केवल एक ही आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ है, लेकिन वह आत्मोन्नति स्तर के 5वें रैंक पर है। इसके अलावा उसने एक बार आरोहण रैंकिंग्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तुम दोनों को उसे युद्ध के लिए बिल्कुल भी चुनौती नहीं देनी चाहिए। आखिरकार वह अपनी साधना के स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली विरोधियों को मारने के लिए प्रसिद्ध था। आरव ने अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ी जब उसने आराध्या की बात सुनी। एक 5वें रैंक का आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ, उससे निपटना काफी कठिन होगा। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आराध्या जा चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि वह पुष्प महल लौट गई थी या कहीं और। आरव की राय में इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता था, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दे दी थी और अगर वह फिर भी पुष्प महल लौटती है तो वह कुछ नहीं कर सकता था। आरव ने अचानक कहा, आप दोनों का और कितनी देर तक देखते रहने का इरादा है? आरव के बोलने के बाद कुछ पल बीते और फिर काले कपड़े पहने 2 महिलाएं अचानक वहां प्रकट हुईं, जो कोई और नहीं बल्कि मीरा और काया थीं। नाजिन ने उनकी ओर उदासीनता से देखा और चुप रही। जाहिर है उसने बहुत पहले ही उन्हें नोटिस कर लिया था। मीरा चिल्लाई, तुम्हें हमारे होने का पता कैसे चला? इस समय उनके दिलों में सदमे की लहरें उठ रही थीं। उन्होंने शुरू से अंत तक आरव और वसुंध के बीच की लड़ाई देखी थी। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि आरव वास्तव में एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को मारने में सक्षम होगा। इसके अलावा आरव के पास वास्तव में 2 प्राकृतिक खजाने थे और उसने तलवार क्षेत्र को भी समझ लिया था। हालांकि उनके आश्चर्य का यह अंत नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आरव ने वास्तव में उनकी उपस्थिति को भांप लिया था। वे घमंडी नहीं हो रही थीं, लेकिन उनकी अपनी आभा को छिपाने की क्षमता ऐसी थी जिसे आत्मोन्नति स्तर के 5वें रैंक का विशेषज्ञ भी नहीं पहचान सकता था, लेकिन आरव ने उन्हें नोटिस कर लिया था। जबकि आरव केवल प्रथम रैंक का आत्मिक स्तर का साधक था, आरव ने स्वाभाविक रूप से उन्हें महसूस कर लिया था। आखिर उसके भीतर राज सिंहासन स्तर का एक सफेद ड्रैगन था। भले ही वह सफेद ड्रैगन बाहर आकर उसकी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आरव के चारों ओर 5 किलोमीटर के दायरे में एक मच्छर भी उसकी पकड़ से नहीं बच सकता था। बेशक यह सफेद ड्रैगन की शक्ति की सीमा से बहुत दूर था, लेकिन वह अपनी आभा को अत्यधिक उजागर नहीं कर सकता था। आखिरकार वे अभी भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र की सीमाओं के भीतर थे, अन्यथा उसकी दिव्य दृष्टि तुरंत आधे दक्षिणी क्षेत्र को कवर कर लेती। क्या आप दोनों इसलिए वापस आईं क्योंकि आपको कुछ चाहिए था? आरव के मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, वह बस थोड़ा असंतुष्ट था। तथ्यों ने साबित कर दिया था कि वह उनकी मदद के बिना भी एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को मार सकता था। हमने तुम दोनों को कम आका, मीरा ने धीमी आवाज में कहा, जैसा कि तलवार सम्राट और युद्धदेव से उम्मीद थी। तुम लोग आत्मिक स्तर पर रहते हुए भी आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को मारने में सक्षम थे। लेकिन क्या तुम दोनों को सच में लगता है कि तुम दक्षिणी क्षेत्र लौट सकते हो? उस महिला ने कुछ बातें छिपा ली थीं,
जैसे कि एक दुर्जेय 5वें रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ के अलावा वहां 3 अन्य चरम आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ और 100 से अधिक चरम राजा स्तर के साधक भी हैं। अगर हम उन सभी को नजरअंदाज भी कर दें तो अकेले वह 5वें रैंक का आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ तुम सभी को नष्ट करने में सक्षम है। मुझे यह सब बताने का क्या मतलब है? आरव ने अपनी तलवार म्यान में रखी और उदासीनता से कहा, वैसे भी आप दोनों हाथ तो बटाएंगी नहीं, है ना? तो अगर आपको कुछ और नहीं चाहिए तो कृपया वापस लौट जाएं। जहां तक हमारी सुरक्षा की बात है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मीरा ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखों में नाराजगी की एक झलक दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़का वास्तव में स्थिति को पढ़ना और उसके अनुसार कार्य करना नहीं जानता। अगर वह वापस लौट सकती तो वह निश्चित रूप से तुरंत लौट जाती, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसे उसके वंश की मैडम द्वारा निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा, अन्यथा वह यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करती। अब उसने थोड़ा विनम्र होने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके सामने खड़ा यह लड़का अभी भी उन्हें भगाने का इरादा रखता था। क्या उसे सच में लगता है कि हमें यहाँ रुकना ही है और उससे विनती करनी है कि वह हमें अपनी रक्षा करने दे? ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें मारने में मदद करने से मना कर रहे हैं। इस बीच काया, जो ज्यादा नहीं बोलती थी, हल्की आवाज में बोली, बात बस इतनी है कि मास्टर ने कहा था कि जब तक तुम्हारी जान खतरे में न हो हम तुम्हारी मदद करने की पहल नहीं कर सकते। मास्टर बहुत सख्त हैं, इसलिए बड़ी बहन और मुझ में उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं है, अन्यथा हमें बहुत सख्त सजा भुगतनी होगी। काया और मीरा का स्वभाव बिल्कुल अलग था। मीरा काफी जिद्दी और रूखी थी, जबकि काया का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। वह काफी कोमल और नाजुक थी और धीमी आवाज में बात करती थी। मुझे आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, आरव ने कहा। बस कह देना कि मैंने ही आप दोनों को वापस जाने के लिए कहा था। 2 आत्मोन्नति स्तर के हत्यारों की सुरक्षा मिलना स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात थी, लेकिन वह वास्तव में मीरा नाम की महिला को नापसंद करता था। इसके अलावा उन्होंने उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन्हें रुकने देने से दोनों पक्षों को केवल अप्रसन्नता ही होती। लेकिन अगर हम लौटे तो मैडम हमें निश्चित रूप से दंडित करेंगी। काया की आवाज में हल्की घबराहट थी। तो फिर मारने में मेरी मदद करो, आरव खुश हो गया। अगर वैसा ही था जैसा काया ने कहा था, तो वे निश्चित रूप से उस तरह से कार्य करने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए वह उनके साथ बातचीत करने के लिए इसका उपयोग कर सकता था। लेकिन काया ने अपनी बात जारी रखनी चाहिए, लेकिन आरव ने उसे बीच में ही रोक दिया। कोई लेकिन वेकिन नहीं। यदि आप मेरा पीछा करना जारी रखना चाहती हैं तो मारने में मेरी सहायता करें, अन्यथा आप जा सकती हैं। बेशक आप जबरदस्ती मेरा पीछा कर सकती हैं, लेकिन अपनी मैडम से आपकी शिकायत करने के लिए मुझे दोष मत देना। आखिरकार मेरे और आपके आन वंश के बीच व्यापारिक संबंध हैं। आपने देखा होगा कि मेरे भाई जिन उपकरणों के सेट का उपयोग कर रहे हैं, है ना? वह आपकी मैडम ही थीं जिन्होंने उन्हें मुझे बेचा था। इसलिए मैडम के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, अन्यथा वह आप दोनों को मेरे साथ आने के लिए नहीं कहती, है ना? यह सब कहने के बाद आरव ने मन ही मन अपनी प्रशंसा की, क्योंकि वह अब झूठ बोलते समय भी इतना शांत और स्थिर रहने में सक्षम था। उन दोनों ने आरव पर विश्वास कर लिया, और केवल उन्होंने ही नहीं बल्कि नाजिन ने भी उस पर विश्वास किया। यह इसलिए था क्योंकि यदि आन वंश और आरव के बीच कोई व्यापारिक संबंध नहीं होता तो बीरा आरव को इतने सारे दिव्यस्तर के उपकरण कैसे दे सकती थी? वह आरव के साथ 2 आत्मोन्नति स्तर के हत्यारों को कैसे भेज सकती थी?
लेकिन नाजिन को आश्चर्य हो रहा था कि आरव ने बीरा के साथ वास्तव में क्या सौदा किया था जिससे दक्षिणी आन वंश को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भले ही वह उलझन में थी, नाजिन ने कभी इसके बारे में नहीं पूछा। उसकी राय में वह बस थोड़ी जिज्ञासु थी, लेकिन यह उस सीमा तक नहीं था कि वह इसका उत्तर खोजने में रुचि ले। दोनों चुप हो गए। सच कहा जाए तो वे स्वाभाविक रूप से एक आत्मिक स्तर के साधक के आदेशों का पालन करने के लिए अनिच्छुक थे। हालांकि उनके सामने खड़ा यह तलवार सम्राट चरम पर जाने वाला व्यक्ति था, और वह एक निर्णायक और क्रूर व्यक्ति था। इसलिए यदि उन्होंने वह नहीं किया जो उसने कहा था, तो मैडम आन से उनकी शिकायत करने की तो बात ही छोड़िए, मामूली संघर्ष भी उसे उनके खिलाफ तलवार उठाने पर मजबूर कर सकता था। यदि यह अतीत की बात होती तो वे स्वाभाविक रूप से आरव से नहीं डरते। हालांकि अब उनके पास उससे डरने के अलावा कोई चारा नहीं था। आरव और नाजिन के पास आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को मारने की शक्ति थी और आसपास 100 से अधिक हत्यारे थे। इसके अलावा उनकी छिपाने की तकनीक आरव के सामने पूरी तरह से बेकार थी। वे जितना इसके बारे में सोचते, उनका आश्चर्य उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि यदि आरव का इरादा उन्हें मारने का होता तो यह वास्तव में संभव हो सकता था यदि वह एक निश्चित कीमत चुकाने को तैयार होता। इसके बारे में क्या ख्याल है? आरव की हथेली में अचानक 10 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर प्रकट हुए और उसने कहा, मेरे लिए आपके द्वारा मारे जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बदले में मैं आपको 10 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर दूंगा। आप क्या सोचती हैं? वह उनके साथ सभी रिश्ते खत्म नहीं करना चाहता था। आखिरकार उनके बीच कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, और यदि संभव हो तो एक दूसरे के साथ सहयोग करना ही सबसे अच्छा था। सच में आरव की हथेली में उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को देखकर उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर ऐसे खजाने थे जो उनके लिए भी कीमती थे। आखिरकार साधारण ऊर्जा पत्थर उनके वर्तमान साधना स्तरों पर उन्हें पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने में पूरी तरह असमर्थ थे, और केवल उच्च श्रेणी और परम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर ही उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते थे। आरव यह सुनकर प्रसन्न हुआ और मन ही मन बोला, लगता है मेरे पास एक मौका है। आरव ने घुमा फिराकर बात नहीं की। उसने लापरवाही से वे 10 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर उनकी ओर उछाले और कहा, एक राजा स्तर के साधक के लिए 10, आत्मिक स्तर के साधक के लिए 30 और एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ के लिए 50 और 5 उच्च श्रेणी के स्ट्राइडर तंत्र। ठीक है। अभी उसके पास किस चीज की सबसे कम कमी थी? वह ऊर्जा पत्थर और धन था। सूक्ष्म भंवर के भीतर 30,000 से अधिक परम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर थे। एक एकल परम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर को 100 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों के बदले बदला जा सकता था। दूसरे शब्दों में उसके पास 30 लाख से अधिक उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर थे। काया सहमत होने ही वाली थी कि मीरा ने कहा, एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ के लिए 80 और 5वें रैंक या उससे ऊपर के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ के लिए 150। मैं जानबूझकर तुमसे जबरदस्ती वसूली करने की कोशिश नहीं कर रही हूं, लेकिन 5वें रैंक या उससे ऊपर के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को स्थानिक तकनीकों की गहरी समझ होती है। इसके अलावा वे कम दूरी के लिए स्थानिक टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं, इसलिए उनकी हत्या करना बहुत कठिन है। आरव ने कुछ देर गहराई से सोचा और कहा, ठीक है, उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर उसके लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन 2 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ उसके लिए काफी महत्वपूर्ण थे। जहां तक जानबूझकर वसूली न करने की बात थी, उसने बस ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने सुना ही न हो। आखिरकार वह दक्षिणी क्षेत्र में 80 ऊर्जा पत्थरों की कीमत पर कम से कम 4 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को काम पर रख सकता था, लेकिन उनकी गुणवत्ता शायद इन दोनों से कम होती। चाहे कुछ भी हो, वह सब सिर्फ एक मामूली बात थी, और वह उनके साथ सौदेबाजी करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था।
आरव की सहमति सुनकर वे दोनों तुरंत प्रसन्न हो गए। भले ही वे आन वंश द्वारा पाले गए हत्यारे थे, उन्हें हर महीने एक निश्चित मात्रा में साधना संसाधन मिलते थे, और वह भी बहुत अधिक नहीं था। उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थरों को ही ले लीजिए, उन्हें प्रति माह केवल 10 ही मिलते थे, और ये 10 उनके साधना करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थे। इसलिए वे आमतौर पर कुछ असाइनमेंट भी स्वीकार करते थे। हालांकि जब उन असाइनमेंट के पुरस्कारों की तुलना आरव द्वारा दिए गए मुआवजे से की गई, तो यह अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। मीरा ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, मेरे कुछ दोस्त भी हैं। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त धन है और तुम्हें उनकी जरूरत है, तो मैं उन्हें भी यहां आने के लिए कह सकती हूं। आरव दंग रह गया, और फिर वह खुशी से भर गया और बोला, उनकी साधना कैसी है? वे सभी आत्मोन्नति स्तर पर हैं, मीरा ने कहा। कितने? लगभग 20 से अधिक। ठीक है, उन सभी को यहां ले आओ। आरव अब अपना आपा नहीं रख सका। 20 से अधिक आत्मोन्नति स्तर के हत्यारे। मेरे भगवान! अतीत में उसे विश्वास नहीं होता था जब दूसरे कहते थे कि पैसा सर्वशक्तिमान है, लेकिन अब उसे विश्वास हो गया था। जब तक वह धनवान था, क्या ऐसा कोई विशेषज्ञ था जिसे वह काम पर नहीं रख सकता था? लेकिन मीरा ने आरव की ओर देखा और थोड़ी झिझक रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। आरव स्तब्ध रह गया, और फिर वह जल्दी ही समझ गया कि उसका क्या मतलब था। उसने तुरंत कहा, मेरे भाई जिन उपकरणों के सेट पहन रहे हैं, उन्हें देख रही हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि उनकी कीमत कितनी है ना? इसके अलावा अगर मैं गरीब होता तो क्या आपकी मैडम मेरे साथ काम करती? इसलिए पैसे की चिंता मत करो, बस उन्हें जल्दी से यहां बुलाओ। सही है, आप दोनों को वापस जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ उच्च श्रेणी के ट्रांसमिशन तंत्र दूंगा ताकि आप उन्हें तुरंत सूचित कर सकें। आरव ने कुछ उच्च श्रेणी के ट्रांसमिशन तंत्र निकाले और दोनों महिलाओं की ओर उछाल दिए। उन दोनों ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि आरव की बात सही है, इसलिए उन्होंने तुरंत झिझकना बंद कर दिया और प्राचीन नगर में हत्यारों को सूचित करने के लिए ट्रांसमिशन तंत्र का उपयोग किया। क्या तुम बहुत अमीर हो? इस बीच नाजिन, जो अब तक चुप थी, अचानक बोल पड़ी। आरव दंग रह गया। उसे नहीं पता था कि उसने यह सवाल क्यों पूछा, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत हंस पड़ा। मैं बहुत अमीर नहीं हूं, बस ठीक ठाक है। हाँ। नाजिन ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, मेरे आन वंश के पास आत्मोन्नति स्तर के 26 विशेषज्ञ हैं। उनमें से 4 आत्मोन्नति स्तर के तीसरे रैंक पर हैं, एक छठे रैंक पर है और बाकी पहले और दूसरे रैंक पर हैं। यदि तुम्हारे पास पर्याप्त उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर हैं, मेरे पास हैं। आरव ने उसे बीच में ही रोक दिया और थोड़ा उत्तेजित होकर कहा, उन सभी को यहां आने के लिए कहो। सही है, भले ही उनके पास मारने के लिए कोई न हो, मैं उनमें से प्रत्येक को प्रतिदिन 3 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर दूंगा। आप दोनों बहनें मुझे घूरना बंद करें। आपका समूह भी उन्हीं की तरह होगा। आज से मैं आप सभी को प्रतिदिन 3 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर प्रदान करूंगा, भले ही मैं आपसे अब और हत्या न करवाऊं। बेशक इसके लिए एक शर्त है, और वह यह है कि आपको इस अवधि के दौरान मेरे आदेशों का पालन करना होगा। स्वाभाविक रूप से ये आदेश आपकी क्षमता के दायरे में होंगे। मैं आप सभी को राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञों की हत्या करने के लिए नहीं कहूंगा, ठीक है? मीरा सबसे पहले सहमत हुई। इस बार तो हम सच में अमीर होने वाले हैं। नाजिन ने अपनी सहमति जताने के लिए सिर हिलाया और फिर उसे कुछ याद आया और अचानक बोली, पहले मुझे 80 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर दो। क्यों? आरव उलझन में था।
मैंने अभी अभी एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को मारा है। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।